नमस्कार। आज का विषय है बर्लिन व्यवस्था। बर्लिन व्यवस्था भाग 1 में बर्लिन व्यवस्था की पृष्ठभूमि, बर्लिन व्यवस्था, उससे जुड़ी हुई मुख्य बातों पर हमने चर्चा की थी। इस वीडियो में बर्लिन व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। विश्व राजनीति के आधुनिक इतिहास में बर्लिन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्वी समस्या जैसी जटिल गुत्थी को सुलझाने की दिशा में यह है बर्लिन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम थी। हालांकि अनेक कारणों से बर्लिन सम्मेलन अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। इतिहासकार A.J.P. टेलर के अनुसार कि बर्लिन सम्मेलन से जुड़े हुए प्रतिनिधियों ने यह दावा किया था कि बर्लिन की संधि द्वारा पूर्वी समस्या का संतोषजनक समाधान किया गया है तथा यूरोपीय राज्यों के बीच होने वाले अवश्यंभावी युद्ध को रोका गया है। हालांकि ये जो दावे प्रतिनिधियों द्वारा किए गए थे, टेलर के मतानुसार तथ्यहीन थे। उनका कहना था कि संभावना तो बर्लिन सम्मेलन के पहले ही उस समय समाप्त हो गई थी जब रूस की सेनाएं कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने से हिचकिचा रही थी। व्यवहारिक दृष्टि से बर्लिन सम्मेलन के निर्णयों का बहुत ही कम प्रभाव पड़ा। बर्लिन सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बाल्कन क्षेत्र में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, पूर्वी समस्या का संतोषजनक समाधान करना, तुर्की साम्राज्य को एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली सत्ता के रूप में पुनः प्रतिष्ठित करना तथा बाल्कन क्षेत्र में रूस, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के हितों में संतुलन स्थापित करना था। बर्लिन सम्मेलन के निर्णयों से बाल्कन क्षेत्र में रूस के प्रभाव को तो समाप्त कर दिया गया तथा तुर्की साम्राज्य को सेंट स्टीफेनो की संधि द्वारा जो पूर्णतः मृत प्राय किया गया था को एक नवजीवन इस सम्मेलन के माध्यम से प्रदान किया गया। बर्लिन सम्मेलन से लौटकर जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डिज़रायली ने बड़े ही गर्व से कहा था कि मैं सम्मान सहित संधि लाया हूं। हालांकि बर्लिन सम्मेलन से इंग्लैंड को बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी और इसमें रूस की कूटनीतिक पराजय हुई थी, किंतु इंग्लैंड मध्य एशिया एवं अफगानिस्तान में रूस की बढ़ती हुई गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा सका था। कुछ आलोचकों ने इंग्लैंड पर यह आरोप लगाया है कि उसने बाल्कन क्षेत्र के ईसाइयों को, जिन्हें रूस ने सेंट स्टीफेनो की संधि द्वारा तुर्की से मुक्त करवाया था, बर्लिन व्यवस्था के माध्यम से इंग्लैंड ने उन्हें पुनः तुर्की साम्राज्य की दास्तां में धकेल दिया। इंग्लैंड ने रूस की प्रगति को तो रोक दिया इस व्यवस्था के माध्यम से, परंतु ऑस्ट्रिया को बॉस्निया एवं हर्जेगोविना के क्षेत्र, जिन पर सर्बिया अपना अधिकार समझता था, दिलवाकर एक नवीन समस्या को जन्म दे दिया। स्लाव समस्या के कारण इस क्षेत्र में अशांति उत्पन्न हो गई, जो ऑस्ट्रिया के पतन के साथ ही समाप्त हो सकी। बर्लिन कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने बाल्कन क्षेत्र में अनेक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करके तथा स्वयं उसके कुछ भूभागों पर अधिकार करके तुर्की साम्राज्य के विघटन पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी थी। बर्लिन सम्मेलन में रूस को महान अपमानजनक कूटनीतिक पराजय का मुंह देखना पड़ा था और जो अपार धन और सैनिकों का बलिदान करके सेंट स्टीफेनो की संधि द्वारा जो उसे लाभ प्राप्त हुआ था, वह उससे छीन लिया गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो रूस ने ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के हितों के लिए ही यह तुर्की के साथ युद्ध लड़ा था। बर्लिन सम्मेलन ने रूस की प्रतिष्ठा को ध्वस्त कर दिया और उससे उसकी सर्व स्लाववादी विचारधारा को भी ठेस पहुंची। एक तरफ तो यदि रूस की पराजय हुई होती तो दूसरी ओर ऑस्ट्रिया को भी पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी। इस बर्लिन व्यवस्था के माध्यम से एंडोर्सी तुर्की की अखंडता को सुरक्षित रखना चाहता था, किंतु तुर्की के पतन को रोकना संभव नहीं था। ऑस्ट्रिया को बोस्निया एवं हर्जेगोविना पर प्रशासनिक अधिकार प्रदान किया गया, किंतु उससे उसको पूर्वी समस्या में अधिक से अधिक उलझना पड़ा और सर्बिया के साथ उसके संबंधों में निरंतर तनाव बढ़ता चला गया। बाल्कन राज्यों की समस्या का भी समाधान इस बर्लिन व्यवस्था से नहीं हो सका। बाल्कन क्षेत्र का प्रत्येक राज्य इस व्यवस्था से असंतुष्ट था।
बृहद बल्गेरिया का विभाजन जो 3 भागों में किया गया था वह सर्वथा अस्वाभाविक था, क्योंकि बल्गेरिया व पूर्वी रोमेलिया के लोग एक ही जाति और एक ही भाषा बोलने वाले थे। अतः उनके विभाजन से बल्गर जाति की एकता और राष्ट्रीयता की भावना को ठेस पहुंची। वे इस विभाजन को अधिक समय तक स्वीकार नहीं कर सके और 1885 में बर्लिन संधि के विरुद्ध दोनों राज्यों का एकीकरण हो गया, और जिससे बाद में यूरोप में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। मैसेडोनिया को पुनः तुर्की के आधिपत्य में देना भी एक इस व्यवस्था की बहुत बड़ी भूल थी। यहाँ की ईसाई जनता तुर्की अधिकारियों के अत्याचारों के कारण कभी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकी, और कुछ समय बाद ही उन्होंने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंत में उसी के कारण 1912 में बाल्कन युद्ध हुए। रोमानिया से बेसरबिया का उपजाऊ क्षेत्र रूस को दिया गया और दो बुर्जा का अनुपजाऊ क्षेत्र रूस से लेकर रोमानिया को दिया गया। तो यह इस तरह का व्यवहार भी न्यायोचित नहीं था। रोमानिया के नेता इस चीज को कभी ना भूल सके और यूरोपीय शक्तियों से उनका विश्वास ही उड़ गया। बर्लिन व्यवस्था द्वारा दक्षिण स्लाव राज्यों को भी बड़ी निराशा हुई, क्योंकि इससे स्लाव एकता खंडित हो गई, जिसके कारण बाल्कन क्षेत्रों में नई समस्याएं उत्पन्न हुई। यूनान की थेसली, क्रीट और एपिरस को सम्मिलित करने की मांग को अस्वीकार करके वहां की ईसाई जनता को भी भारी निराशा हुई, और कुछ समय बाद क्रीट में यूनान के साथ विलय होकर आंदोलन आरंभ हो गया। इस प्रकार बर्लिन व्यवस्था ने बाल्कन राज्यों की भावनाओं की अवहेलना की, जिससे समस्या सुलझने की बजाय और अधिक उलझ गई। तो इस प्रकार बर्लिन व्यवस्था में ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड आदि राज्यों ने अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए पूर्वी यूरोप का मनमाने ढंग से विभाजन किया, जिससे यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रोफेसर गूच इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि उच्च राजनीति के क्षेत्र में बर्लिन व्यवस्था का विशेष परिणाम यह था कि रूस जर्मनी से विमुख हो गया। बर्लिन कांग्रेस में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का समर्थन किया, जिससे रूस और ऑस्ट्रिया के संबंध में गड़ गए। रूस और इंग्लैंड के संबंधों में भी तनाव आ गया, और बर्लिन व्यवस्था के पश्चात बिस्मार्क की नीति के कारण यूरोप में गुटबंदी आरंभ हो गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ गया। बर्लिन व्यवस्था के निर्णयों में ही भविष्य में लड़े जाने वाले विश्व युद्धों के बीच विद्यमान थे। बर्लिन की संधि की समीक्षा करते समय हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि जिन परिस्थितियों में ये संधि संपन्न हुई थी उसमें कुछ दोषों का होना स्वाभाविक था। बर्लिन व्यवस्था अत्यंत विस्फोटक स्थिति का सामना करने और बड़ी शक्तियों के बीच शांति बनाए रखने के लिए तैयार की गई थी। इस उद्देश्य को उसने पूरा किया। लगभग एक पीढ़ी तक बड़े राज्यों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। बर्लिन व्यवस्था से जुड़े हुए प्रतिनिधियों ने बाल्कन क्षेत्र की जनता के हितों की उपेक्षा की तथा बल्गेरिया की व्यवस्था भी दोषपूर्ण थी, किंतु इस व्यवस्था के निर्णयों से बर्लिन व्यवस्था के निर्णायकों पर अदूरदर्शिता अथवा द्वेष का आरोप लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय राजनीतिज्ञों में राष्ट्रीयता की भावना की कल्पना करने की आशा नहीं की जा सकती थी। धन्यवाद।